क्या आपको लगता है कि स्नाइपर का काम सिर्फ हेडशॉट लेना है? तो आज की वीडियो ये आपके लिए ही है, क्योंकि एक स्नाइपर सिर्फ किल्स नहीं लेता, वो इन्फॉर्मेशन देता है, वो फाइट्स कंट्रोल करता है, वो एनिमी की पोजीशनिंग को तोड़ देता है। और अगर स्नाइपर अपना काम सही से करे तो रशर और असॉल्टर की विनिंग के चांसेस 20 से 40% तक बढ़ सकते हैं। तो मैं हूं नीका, आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे एफएफ के सबसे मिसअंडरस्टूड रोल के बारे में, स्नाइपर। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ स्नाइपर। बहुत लोग सोचते हैं कि स्नाइपर का काम दूर से सिर्फ किल चुराना होता है, बट रियलिटी में एक स्नाइपर अपने टीम की थर्ड आई होता है। उसका काम होता है एनिमी की पोजीशन रिवील करना, इंफॉर्मेशन देना, डैमेज प्रोवाइड करना और फाइट को कंट्रोल करना। एक स्नाइपर नॉर्मली एक ऐसी पोजीशन लेता है जहां से वो दोनों टीम्स को देख सके, जैसे माउंटेन रिजेस, रूफ टॉप्स और टावर। स्नाइपर का काम नॉक लेना नहीं होता, स्नाइपर का काम होता है डैमेज प्रोवाइड करना। अगर स्नाइपर एनिमी टीम्स के रशर को 100 या उससे ज़्यादा का डैमेज ले देता है तो आपके रशर्स को एक अपर हैंड मिलेगा, जिससे आपकी टीम के विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं टारगेट प्रायोरिटी पे। सपोज यू आर इन द मिडल ऑफ अ फाइट। समझो आपने एनिमी रशर को डाउन कर दिया और अब आपके एनिमी असॉल्टर और स्नाइपर रिट्रीट करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपको फोकस करना होगा एनिमी असॉल्टर पर। व्हाई? बिकॉज असॉल्टर फाइट सीन से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, क्योंकि उसे मिडिल रेंज या फिर सेमी लॉन्ग रेंज में ही रहना पड़ेगा। और आप जैसे ही एनिमी असॉल्टर को स्पॉट कर लो तो आपके असॉल्टर को उसके साथ एंगेज करना है और फिर आपको उसे डाउन लेना है, जिसके बाद स्नाइपर अकेला पड़ जाएगा और आपके रशर उस पर फोकस कर पाएंगे और ऐसे ही आप एक फाइट विन करते हैं। और ऐसे ही एक स्नाइपर टीम स्ट्रक्चर को तोड़ता है। अब बात करते हैं एंगल क्रिएशन की। एक स्नाइपर का सबसे बड़ा वेपन उसकी पोजीशन होती है। पॉकेट मार्केट से लॉन्च पैड खरीदना बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि लॉन्च पैड आपको अनएक्सपेक्टेड एंगल्स लेने में हेल्प करता है। लेकिन याद रखो, बेस्ट एंगल हाईएस्ट एंगल नहीं होता। बेस्ट एंगल वो होता है जहां से आप दोनों टीम को देख सको और जहां से लोग आपको स्पॉट ना कर पाए और जहां से आप इमरजेंसी में रिपोजिशन कर सको। अब आती है स्नाइपर एडवांस थिंकिंग की। खुद को एनिमी स्नाइपर की जगह पर रखो और समझो कि अगर आप एनिमी स्नाइपर होते तो आप कहाँ होते। तुम्हें जनरली 2 से 3 पॉसिबल पोजीशंस मिल जाएंगी, क्योंकि आपकी और एनिमी स्नाइपर की सेम प्रायोरिटीज हो सकती हैं और तब उसे स्पॉट करना उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना लोग समझते हैं। अब बात करते हैं फायर पावर की। मेरे हिसाब से एक AWM या फिर एक AWMY होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एंड गेम में ऑलमोस्ट सबके पास अच्छा आर्मर होता ही है। लेवल 4 के वेस्ट पर कई स्नाइपर्स 80 to 90 का डैमेज देती है, लेकिन AWM 100+ तक का डैमेज दे सकता है। दूसरी चॉइस हो सकती है आपकी M8 भी। क्यों? मोको के साथ इसका कॉम्बो बहुत ही ज्यादा डेडली हो सकता है, क्योंकि आपको रफली पता हो रहेगा कि एनिमी वॉल के पीछे रफली कहाँ खड़ा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, M8 भी वॉल को पेनेट्रेट करके डैमेज दे सकती है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है VSK। VSK डैमेज एडवांटेज तो नहीं देता, पर वो स्पीड एडवांटेज जरूर देता है। कैसे? फास्ट स्विचिंग, फास्ट फॉलो अप शॉट्स। बट अभी भी कई प्रो स्नाइपर्स डबल AWM यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। फर्स्ट कैरेक्टर आ सकता है स्काइलर। उसके 2 ग्लू वॉल ब्रेकिंग प्रोजेक्टाइल्स कवर के पीछे छुपे एनिमीज को बाहर निकालने के लिए परफेक्ट है। फिर आता है कैरेक्टर नेम्ड मारो, जिसकी स्किल है जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा डैमेज। और मोको मार्क्ड एनिमीज पर तो ये 5% एक्स्ट्रा डैमेज भी देता है। उसके बाद आती है मोको कैरेक्टर, जो कि पोजीशन रिवील करती है और अपने टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित होती है। और लास्ट में आता है रफाइल, जो कि एक स्नाइपर और मार्क्समैन राइफल को साइलेंट कर देता है और नॉक्ड एनिमीज को लीड करवाता है। अब बात करते हैं निंजा स्नाइपर बिल्ड की। अगर फास्ट एंगल्स क्रिएट करना चाहते हो तो मॉर्स यूज कर सकते हो। मॉर्स की इनविजिबिलिटी आपको अनएक्सपेक्टेड पोजीशन लेने में हेल्प करता है। और मॉर्स के साथ आपको मारो, मोको और रफाइल तो जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं एक स्नाइपर के लिए। सो अब आते हैं हमारी ड्रिल पर। सबसे पहले आपको ट्राई करके देखना है कि किस गन के कॉम्बो का सबसे कम स्विच टाइम होता है। उसके बाद आती है टारगेट प्रैक्टिस, जहाँ पे रैंडम एनिमी स्पॉन होगा और आपको उसे फिनिश करने का प्रयास करना है। और जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल पे बढ़ो, उसके बाद आपको हार्ड मोड पर जाना है। अब आता है फायर एंड सिट। जब आप जैसे ही फायर करो तो आपको बैठ के वापस कवर में चले जाना है और ऐसे ही स्विच करते करते आपको कंटिन्यू फायर करते रहना है जब तक कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ ना जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एक नए दिन के साथ एक नया वीडियो लेकर लौटूंगा। टिल देन, पीस आउट।